अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर। और आपके इस चैनल MWS केमिस्ट्री पे हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, उसका 8वां लेक्चर है ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इंटर एंड बैचलर लेवल, BS लेवल पे और इंटर लेवल दोनों पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मतलब मैं अगर आपको अपना बताऊँ, जब मैंने की है FSC, उसके बाद BSc 2 ईयर एंड देन MSc, तो तब तीनों क्लासेस में, तीनों मतलब डिग्रीज में मेरे लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इनमें से क्वेश्चन आते भी थे। तो लिहाजा ये थ्योरी आप BS और FSc स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आपने सीखना है। जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं या BS लेवल के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए एक जैसी थ्योरी है, एक ही जैसी एक्सप्लेनेशन है दोनों के लिए। तो ये आपने इसको देखना है किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इस थ्योरी में अगर हम प्रीवियस 2 थ्योरीज की बात करें, यानी वेस्पर थ्योरी जिसमें हमने उसके पॉस्टुलेट्स को, उसके रूल्स को, देन उसकी मॉलिक्यूलर शेप्स को एक्सप्लेन किया, उसकी टाइप्स AB2, AB3, AB4 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने VBT को शुरू किया था। VBT में फिर हमने मॉडिफिकेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी हमें फेस करना पड़ रही हैं रिगार्ड्स टू एक्सप्लेनिंग द ज्योमेट्री एंड द एनर्जी एंड द ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। सारा कुछ तो मैंने बता दिया। तो पहले मैं इसको इनिशियली स्टार्ट लूँगा इसके इंट्रोडक्शन से। ये जो थ्योरी है, ये इसके अंदर 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। उसमें एक तो हमारे पास है हुन, आपने नाम तो सुना होगा, हुन्स रूल भी होता है, ठीक है। इसके साथ है हमारे पास मुलिकिन, ये एक है मिलिकन, ये है मुलिकिन। ये 2 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। ये वो मुलिकिन है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमें दिया था और उसको मेजर करने का तरीका बताया था। बाद में उसमें पॉलिंग स्केल आता है। बहरहाल ये वो मुलिकिन। अब तीसरा इसमें है हकल, वही जिसकी हक्कर रूल ऑफ एरोमेटिसिटी भी है। अगर आपको नहीं पता तो बहरहाल इन 3 साइंटिस्ट की इस थ्योरी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। इस थ्योरी की शॉर्ट फॉर्म को हम मौत भी कहते हैं, और कभी कभी हमें इसे पढ़ते हुए मौत भी पड़ती है। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी मौत। तो आपने परेशान नहीं होना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इजी टू अंडरस्टैंड है। आपने जस्ट इस लेक्चर को देखते जाना है और समझते जाना है और नोट करते जाना है। अगर हम बात करें इस थ्योरी की बेस पे, मतलब ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। एक उसका हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन दोनों तरह बिहेव करता है, यानी पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। तो ये भी VBT की तरह, यानी वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी की तरह, ये भी बेस है ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किस पे बेस्ड है? हाँ जी, बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां पे ना एक क्वेश्चन है, मैं FSC के स्टूडेंट्स को कहता हूं ये क्वेश्चन को आप जरूर इंपॉर्टेंस दिया करें, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो VBT है उस पर MOT को सुपीरियर क्यों मानते हैं। सो क्वेश्चन यहां पे हम खुद से कर सकते हैं, फिर आपको चीजें भी समझ आएंगी। क्वेश्चन ये है कि वाई MOT superior over VBT, यानी क्यों हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है उसको प्रायोरिटी देते हैं ऑन VBT। सो इस क्वेश्चन का अब आंसर ले लीजिएगा। देखिए, आंसर बड़ा सिंपल है। अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, है ना, ये बॉन्ड एनर्जी एक टर्म है, यानी जब बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी का कैसे डिफरेंस आता है, कैसे बिफोर बॉन्डिंग और आफ्टर बॉन्डिंग एनर्जी का चेंज आ रहा होता है, और किस तरह से जो इंडिविजुअल एटम्स है उनकी एनर्जी और जब मॉलिक्यूल बन जाता है उनकी एनर्जी में फ़र्क होता है। तो ये होती है बॉन्ड एनर्जी। अब इसके साथ बॉन्ड ऑर्डर, अब ये क्या होता है, यानी 2 एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, हाफ कोवलेंट बॉन्ड है, यानी 0.5 ऑर्डर के साथ। ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से इसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, यानी 2 एटम्स के दरमियान कौन सी नेचर का बॉन्ड है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब आप अगर समझे ना, इस थ्योरी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो मिली है वो इस मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से। ये एक्सप्लेन करती है मैग्नेटिक बिहेवियर को, VBT नहीं करती। यानी ये जो मैंने 3 बातें लिखी है ना, ये MOT में तो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन दीज कैन नेवर बी एक्सप्लेन, नॉट बी एक्सप्लेन ऑन VBT। इनको हमने VBT में एक्सप्लेन नहीं किया था। और वाई
He2, etc. ये जो हमारे पास नोबल गैसेज है ना, इनके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बनते, क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, ये है ना, etc नॉट एग्जिस्ट, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, और नहीं कर पाते हैं किसकी बेस पे, वीबीटी की बेस पे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, 4 मैंने लिखे हैं, ये चारों चीजें तो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, एमओटी के अंदर कर पाएंगे, लेकिन वीबीटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो प्रायर करते हैं एमओटी को ऑन वीबीटी। एक तो ये बात याद रख लें। अब वहां पे भी वेव मैकेनिकल मॉडल था, यहां पे भी वेव मैकेनिकल मॉडल ही इंप्लीमेंट होगा। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वीबीटी का और एमओटी का, वो क्या था? अगर आपको याद होगा, वीबीटी में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो आखिरी शेल के, वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है ना, जिनको हम पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, वो आपस में करते हैं ओवरलैप, उनसे बॉन्ड बनता है ना। और जो मुकम्मल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, वैसे हाइब्रिडाइजेशन में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं सिर्फ वीबीटी की बात करूं। वीबीटी के अकॉर्डिंग जो वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऑर्बिटल्स आपस में करके ओवरलैप बनाते हैं बॉन्ड, ऐसा हम कहते थे वीबीटी में। एमओटी इसको बिल्कुल जो है वो निगेट करती है। एमओटी कहती है ऐसा नहीं होता, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बड़ा बिग डिफरेंस है जो हुन, मुलिकन और हक्कल ने क्रिएट किया एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस थ्योरी, विच किसने वो दी थी, लंडन एंड हिटलर, नाम याद होगा उनको। अगर हम कंपेयर करें इन साइंटिस्ट के साथ, तो इनकी सोच में अक्कासी में फर्क है। फर्क समझ आया? वो कहते हैं सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो भी सिर्फ वैलेंस शेल के, वो आपस में ओवरलैप करके, क्योंकि वैलेंस शेल में ही हाफ फील्ड होते हैं, वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। छोटी वेव्स मिलती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव्स होते हैं, वो मिलते हैं, उससे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। यहां पे हम ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो भले वैलेंस शेल में हैं, भले वो इनर शेल्स के अंदर हैं, और वो हाफ फील्ड हैं या मुकम्मल फील्ड हैं, जो भी हैं, वो सारे ही ओवरलैप करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ, वहां पे हम वीबीटी के अंदर मॉलिक्यूल को सिर्फ उसके वैलेंस शेल की बेस पे एक्सप्लेन करते थे, यहां पे हम सारे उनके इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं। ये बड़ा बिग डिफरेंस है। आई होप ये आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। मैं इसको लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। अगर आपको हिंट के तौर पे यहां पे बता दूं कि अगर हम वीबीटी में बात करें, वीबीटी में है ना, और एमओटी में बात करें, तो इसके अंदर वीबीटी के अंदर हम सिर्फ वैलेंस शेल के हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के सिर्फ हाफ फील्ड यानी जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ उनको कंसीडर करते हैं, यानी ये। लेकिन एमओटी में हम सारे ऑर्बिटल्स, ऑल ऑर्बिटल्स, आइदर दे आर हाफ फील्ड ए या कंप्लीटली फील्ड, दोनों तरह के ऑर्बिटल्स को हम यहां पे कंसीडर करते हैं। ये आपको डिफरेंस समझ आया? अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मजीद क्लियरिटी इसमें मिलेगी। एक और बड़ा बिग डिफरेंस होता है वीबीटी और एमओटी में। जब हम वीबीटी को एक्सप्लेन करते हैं ना, वीबीटी को, तो हम पूरे मॉलिक्यूल को एज ए होल कंसीडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि वीबीटी में सिर्फ हम वैलेंस शेल के साथ लिंक्ड होते हैं और हमारा कनेक्शन सिर्फ उन्हीं के साथ रहता है, बस उनको हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। लेकिन जब हम एमओटी को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हम पूरे मॉलिक्यूल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये वही डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि मजीद वीबीटी और एमओटी में क्या डिफरेंस होता है। देखें, अगर हम बात करें, यहां पे एक टर्म है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डिफरेंस। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या फर्क है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन दोनों में क्या फर्क होता है? बड़ा इसको समझना आसान है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, हम उसको लिख देते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर जब मैं लिखूंगा ना BMO ऐसे, तो इसका मतलब होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जब मैं लिखूंगा ना ABMO, तो इसका मतलब होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और साथ में S भी लगा देता हूं ताकि ये प्लूरल फॉर्म बन जाए, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाए। ये मैं लाइन लगा देता हूं। अब इन दोनों में ना डिफरेंस देखते हैं। लाइन टेढ़ी है, चलो इसको सीधा करते हैं। कहते हैं कि लाइनें सीधी होनी चाहिए,
है ना। लाइनें सीधी होंगी तो बाकी काम भी सीधे होते चले जाएंगे। चलो ये मैंने कोई बेटर कोशिश की। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले हमने फ़र्क समझना है क्या होता है। देखें जी, आपको ना एक वेव की सूरत में बना के दिखाता हूँ। अगर आपको याद होगा वीबीटी में मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव्स कहा था, तो यहाँ पे भी वही है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ये वेव की तरह मैं बना लेता हूँ। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है प्लस ये एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमने वहां पे कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में करेंगे ओवरलैप, उससे बड़े एम्पलीट्यूड की बनेगी वेव, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे भी वही देखो, ये इन दोनों की हो रही है ओवरलैपिंग, इन दोनों वेव्स की इस तरह। तो फिर इनसे बनता है एक हायर एम्पलीट्यूड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम एमओ कहते हैं। चलो यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो हमने वीबीटी में भी कहा था। तो एमओटी और वीबीटी का क्या डिफरेंस है, अब आगे भी बताता हूं। ये तो है, आपने अगर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कभी पढ़ा है ना, तो जब दोनों वेव्स के जो सेम फेज हैं वो आमने सामने आते हैं ना, फेज से क्या मुराद है, एक होता है हमारे पास क्रस्ट, ऊपर वाला जो उसका उसकी हायर एम्पलीट्यूड वाला हिस्सा होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाला उसका ट्रफ कहलाता है। क्रस्ट के सामने दूसरी वेव का क्रस्ट आ रहा है और ट्रफ के सामने दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। तो इस तरह की इंटरफेरेंस जो वेव्स की होती है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी 2 वेव्स इस तरह मिली हैं कि उनका रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव रहा है, यानी बनावटी, उसने मजीद एक्सटेंड किया है, बनाया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब बिल्डअप करना होता है। और ये इस तरह भी हो सकते थे एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरह भी ओवरलैप कर सकते थे कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल का दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, यानी एक ऑर्बिटल की क्रस्ट और एक की ट्रफ ये आमने सामने आ जाती है, यानी ये एक दूसरे के इफेक्ट को अब कैंसिल कर देते, मिनिमाइज कर देते। तो इसका जो हमें रिजल्टेंट मिलता फिर वो कम एम्पलीट्यूड वाली वेव मिलता। इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये फर्क आपने अब समझना है। यहां पे इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो यूं वीबीटी में हमने सिर्फ ये कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके बड़े एम्पलीट्यूड की वेव बना देते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यहां पे हमने कहा नहीं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव्स हैं, यानी वो वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो 2 तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर तो वो इस तरह से इंटरफेयर करें कि कंस्ट्रक्टिवली करें, तो फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिल्डअप होगा, हायर एम्पलीट्यूड वाला, जो एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी। और अगर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाते हैं तो इसका रिजल्टेंट मिनिमम मिलेगा, तो ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे याद रखिएगा, पहली चीज ये बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, और ये बनते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बाकी इंटरफेरेंस मैंने यहां पे नहीं लिखा। नंबर 2, ये वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं स्टेबल। अगर हम यहां पे एनर्जी ग्राफ देखें ना, यहां पे एक एनर्जी की लाइन लगाऊं मैं ये, तो जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उनकी एनर्जी होती है कम। अगर हम एनर्जी की बेस पे इनको हम डिफरेंशिएट करें तो ये लो एनर्जी में होते हैं, यानी इनकी एनर्जी क्या होती है, ये डिफरेंस पूछा भी जाता है, इनकी एनर्जी कम होती है और इनकी एनर्जी होती है ज़्यादा। तो हम जानते हैं जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर इनकी एनर्जी कम है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इनकी, तो ये स्टेबल होंगे। तो तीसरी चीज़ इनकी स्टेबिलिटी, चलो लिख देता हूँ, पहले मैं ऊपर दूसरी लिखने लगा था। बहरहाल ये स्टेबिलिटी की अब बात करें तो ये ज़्यादा होती है ना, और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये बात भी आपने अब याद रखनी है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम स्टेबल होते हैं। इनकी एनर्जी कम है तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। नंबर 4, ये ना बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहां पे बॉन्ड्स बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो यानी बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेकेज करवा रहे होते हैं। बॉन्ड ब्रेकेज यानी जहां पे बॉन्ड बनना है ना, वहां पे आके इन्होंने पंगा लेना है, उन्हें तोड़ना। किसको भला, बॉन्ड को। तो इनका काम क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना।
ठीक है जी, यानी बॉन्ड को डीस्टेबलाइज करना, इसका मतलब स्टेबलाइज करना, उसका डीस्टेबलाइज करना। ऑलराइट, और भी आप इसमें डिफरेंसेस बता सकते हैं। मैंने मेजर जो 4 हैं वो आपके सामने रख दिए यहाँ पे, तो आपने इसको जरूर देख लेना है, ठीक है, इनके डिफरेंस को भी। तो यूं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के हो गए, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, इनका भी आपस में डिफरेंस है। एक बॉन्ड बनवाने में और एक तोड़ने में उनको आपस में जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो अब हम इस सारी थ्योरी की बेस पे अभी इसमें 2 एग्जांपल्स को कवर करेंगे। बाकी जो वो 2 एग्जांपल कौन से होंगे बता भी देता हूं। He2 मॉलिक्यूल, वैसे ये बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, एक तो ये एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को। उसमें साथ साथ हमारे पास ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, और ये क्यों नहीं, यानी इन चारों का आंसर भी हमें उन 2 एग्जांपल्स ही में मिल जाना है अभी। तो देख लेते हैं वो 2 एग्जांपल कौन सी हैं। H2 फॉर्मेशन, यानी H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है ऑन द बेसिस ऑफ MOT, VBD में तो हमने देखी थी। और दूसरा He2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता या इसकी फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, ये भी हम देखने वाले हैं। तो आइए इसको देखते हैं जी। तो स्टूडेंट H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को अब हम देखेंगे, और बड़ा ईजी है इसको समझना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, और He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता ये भी शॉर्ट में आएगा। इससे जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम N2O2 मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसमें भी आगे मैं आपको बहुत ट्रिकी चीज़ें बताऊंगा कि वो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे हमने एक्सप्लेन करना है। बहरहाल अभी के लिए हम H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले 2 एटम्स होंगे इसमें हाइड्रोजन के जो इन्वॉल्व होकर H2 बनाएंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन हो गई 1s1। तो दोनों एटम्स की 1s1 होगी। दोनों एटम के ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ये पहले एटम हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और इसके बिल्कुल साथ ही सीध में इसके सामने इन फ्रंट ऑफ दिस ऑर्बिटल आई विल जस्ट मेक दिस सर्कल अगेन हेयर, ये बन गया, यस, तकरीबन बराबर ये बन गया। तो ये भी 1s है। यहाँ पे हम एनर्जी लाइन लगा लेते हैं, ये हमारे पास होगी एनर्जी लाइन। तो नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पे कम है एनर्जी और ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी। अब अभी हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो ये वेव्स इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली भी। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्ड बनेगा ना, सिग्मा या पाई दोनों तरह का बन सकता है, उसको सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड बनेगा, उसको हम या सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया करेंगे या पाई स्टार से। ये बेसिकली बॉन्ड नहीं बन रहा होता इसमें, जिस तरह से हम इसको सिग्मा स्टार से या पाई स्टार से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे बॉन्ड की डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, ठीक है। तो बहरहाल ये पांचवा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, चूंकि ये वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये करेंगे आपस में ओवरलैप। इनकी ओवरलैपिंग से 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये खुद जो दोनों है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये 1s और ये 1s, ये दोनों क्या है स्टूडेंट, याद रख लें, एटॉमिक ऑर्बिटल। इनसे जो नया बन रहा है ये वाला, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। और जो हायर एनर्जी पे बन रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, यानी इस तरह के इंटरफेरेंस से, ये तो ये होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन एटम्स के मिले हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, और डिस्ट्रक्टिवली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। एक चीज और बताता हूं आपको, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिला करेंगे ना, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना करेंगे। फिर सुन लें, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मिक्स होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, उनके साथ ओवरलैपिंग उनकी हुई, उनके साथ बॉन्डिंग एक बना है, एक एंटी बॉन्डिंग, यानी तादाद में टोटल 2 बने। ये लोअर एनर्जी पे चला गया, ये हायर एनर्जी पे चला गया। तो अभी मैंने बताया ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो इसमें पॉसिबल नहीं है ना, एस और एस में। तो ये जो सिग्मा होगा इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या नाम होगा, सिग्मा 1s, याद रख लें इसको। इसका बिल्कुल ऊपर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पड़ा है उसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। आई होप ये स्टूडेंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। 1s ऑर्बिटल इन दोनों की आपस में हुई है ओवरलैपिंग, इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s सिग्मा 1s बना, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s बना। ये लोअर एनर्जी पे, ये हायर एनर्जी पे, स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा, ये ब्रेकेज की कोशिश करवाएगा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो, ठीक है।
ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनाइए, हम सारा कुछ कर चुके हैं। अब आती है इलेक्ट्रॉन की बात। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसमें भी एक है। अब जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग के बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन गए, ये इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में जाएंगे। इसमें सारे रूल्स अप्लाई होंगे, ऑफ्बा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो लोअर एनर्जी पे ऑफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद होंगे, या पॉलीज या हर्ट्ज रूल के मुताबिक। तो ये हमारे पास लोअर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दोनों के दोनों। तो ये खाली पड़ा होगा, एम्प्टी। अब अगली बात आती है, ये तो मैंने यहां पे दो बातें कर दी, एनर्जी वाली बात, लो एनर्जी, हायर एनर्जी, ठीक है। अभी और भी एनर्जी ऑर्डर भी लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड भी कर दिया, मैग्नेटिक बिहेवियर रह गया, बॉन्ड ऑर्डर रह गया, और लास्ट में बॉन्ड एनर्जी भी लिखेंगे। तो यहां पे देख, मैं यहां पे ना इरेज करता हूं यहां पे कुछ चीजों को, और बॉन्ड ऑर्डर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? अब कुछ वो टर्म्स जो थी, जैसे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, मैग्नेटिक बिहेवियर, इनको मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से मैं एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपको ये समझ यहां पे आ गया ना, जितने भी आने वाले मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये बहुत आसान है इनको समझना। देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे बॉन्ड ऑर्डर की। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की क्या डेफिनेशन बन सकती है, या हम ये कैसे निकालते हैं, यहां पे आपको ये समझ आ जाना, बहुत ईजी है। देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमने करना क्या, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, हम ये बताएंगे दो एटम्स के दरमियान सिंगल, डबल, ट्रिपल या किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये एंटी बॉन्डिंग में आपको कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, बस यही आपने डिफरेंस निकालना है। देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, माइनस करके एंटी बॉन्डिंग में 0 यानी कोई भी नहीं, डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। यानी अगर मैं इसको लिखूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, यस 2 होगा। तो ये हम बॉन्ड ऑर्डर यूं निकालते हैं। तो यहां पे देखें, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1, इट मींस दो हाइड्रोजन एटम का आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इससे जो नेक्स्ट, आई होप कि ये चीज आपके लिए बिल्कुल आसान और क्लियर होगी। इसके नेक्स्ट जो चीज है वो है बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी ना FSC लेवल पे उसने हाइड्रोजन के लिए लिखी नहीं है, H2 N2 मॉलिक्यूल, N2 और O2 मॉलिक्यूल की उसने निकाली हुई है, लेकिन ये निकालना आसान होगा यहाँ पे, और फिर आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए भी हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखना है। तो लोएस्ट एनर्जी पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हमारे पास सिग्मा 1s, तो उसको पहले लिखें आप, सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, और ज्यादा किसकी है, सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और याद रखिएगा, इसमें आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लो से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ लिखना है। पहले इसकी कम थी, ये मैंने पहले लिख दिया, और जिसकी ज्यादा थी उसको मैंने बाद में लिख दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी FSC लेवल पे हाइड्रोजन का तो एक्सप्लेन नहीं है, ना ही हीलियम का, लेकिन आने वाले बाकी मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेन है। तो यहां पे हम पहले इसको समझ लेते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को। अब ये 2 तरह का होता है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। वैसे ये 3 तरह का होता है, पैरा, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। यहां पे हम 2 ही तरह का एक्सप्लेन करेंगे, पैरामैग्नेटिक कब होता है और डायामैग्नेटिक कब होता है। डायामैग्नेटिक बिहेवियर और पैरामैग्नेटिक, अगर तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने दोनों बोले हैं, बॉन्डिंग हो यानी ये, या एंटी बॉन्डिंग हो ये, दोनों में आपको कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। इसका क्या मतलब होता है वो भी बताता हूं। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक होगा। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां हो सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। दोनों में से कहीं पे भी अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे ना, तो आपने उसको पैरामैग्नेटिक बोला करना। और पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, स्लाइटली अट्रैक्ट टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है ना, मॉलिक्यूल उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। डायामैग्नेटिक में क्या होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन एम्प्टी होंगे या पेयर्ड होंगे,
एम्प्टी और पेयर्ड। जब हम डायमैग्नेटिक बोला करेंगे ना, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन या तो एम्प्टी मिलेंगे या पेयर्ड मिलेंगे। तो बताओ यहां पे पेयर्ड है और ये एम्प्टी है, बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल है? शाबाश, एक्सीलेंट, डायमैग्नेटिक। क्या मतलब होगा डायमैग्नेटिक? इसका मतलब ये मॉलिक्यूल यानी H2 का मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्लाइट सा भी अट्रैक्ट नहीं होगा और हो सकता है रिपल्शन इसको फील करनी पड़े। तो स्लाइटली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं, या नहीं होगा। ये तब होगा जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग दोनों में से या तो आपको इलेक्ट्रॉन एम्प्टी नजर आएंगे या वो पेयर्ड नजर आएंगे, और अगर अनपेयर्ड हुए तो वो पैरामैग्नेटिक। ये मैंने आपको एडवांस यहां पे बता दिया। अब हम आते हैं He2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, और ये 1 मिनट में हो जाना काम। He2 मॉलिक्यूल फॉर्म क्यों नहीं होता, इसके आगे मैं लगाता हूं क्वेश्चन मार्क। He2 मॉलिक्यूल ना बनता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या ऐसा फॉर्म होगा? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या He2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो सकती है? एक्सप्लेन करें इसको MOT की बेस पे, तो करते हैं। अब यहां पे एटम जो है वो हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ये हाइड्रोजन में ना 1 इलेक्ट्रॉन था, सॉरी ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी थी ना, ये 1s1 थी हाइड्रोजन के लिए। अब ये 1s2 है फॉर हीलियम मॉलिक्यूल। बेसिकली ना ये मैं लेक्चर जब बना रहा था तो जब मैंने जाके देखा तो मेमोरी जो थी, स्पेस जो थी वो एंड हो चुकी थी। मैंने लेक्चर ये बना लिया हुआ पहले, मुझे ये दोबारा बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 1s2 ही लिखा रह गया। ये बेसिकली 1s1 था हाइड्रोजन के लिए, तो ये हमारे पास है अब 1s2 फॉर हीलियम। अच्छा, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल अब 4 हो गए ना, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ। क्यों नहीं बनता He2 मॉलिक्यूल? तो अभी हमें पता चल जाना है जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर और ये एक्सप्लेन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। आई रियली होप कि लेक्चर आपके लिए बहुत क्लियर होगा। अगर आपको ये समझ आया ना तो आपने इसको लाइक कर देना है और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है जिसको इसकी जरूरत होती है, जिनको इसकी जरूरत होती है, ठीक है। जिसको का मतलब एक होता है, जिनको का मतलब बहुत सारे होते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको इसकी समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक और चीज़, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना मेरा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या भला O2 N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। और एक और चीज़ उसमें बताता चलूँ, उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बतानी है कि किस तरह से हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को, उनके बॉन्ड ऑर्डर वगैरह को। तो आने वाला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अल्लाह हाफ़िज़।